बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में जो बाइडेन को लेकर ज़बरदस्त परेशान थे। इसमें बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हालांकि कश्मीर, वादी कश्मीर से भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो बाइडेन को लेकर और उसकी टीम को लेकर बड़े परेशान हैं, मगर मेरी परेशानी जो है वो रजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के ये इलाके हैं और इन इलाकों की बैकवर्डनेस है और इन इलाकों में जो आम लोगों को परेशानियां होती हैं वो मेरी प्रायोरिटी है। मेरे साथ एक नौजवान है, इनका नाम मंजूर नायक है। ये अच्छे खासे सिंधिया स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे और इन्हें कुछ सूझी, इन्हें लगा कि ये भी लोगों का भला करना चाहते हैं। बुद्धल के इलाके में ये इस वक्त लोगों समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। और उसी इलाके में एक नरसंहार हुआ था जिसमें 10 लोगों को शहीद कर दिया गया था। 10 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। उन लोगों का भी केस यही प्लीड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मंजूर नायक का ताल्लुक़ है, लेकिन हम आपको इनसे इसलिए रूबरू करा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये तय किया है कि बुद्धल के गरीब, कमज़ोर और उन तमाम लोगों की खिदमत करें जिन लोगों को, जितने भी सियासतदान अलग अलग दौरों में रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप वोट हमें दीजिए, हम आपकी खिदमत करेंगे। वोट दे दिया गया, उसके बाद बेचारे वो ढूंढते ही रह गए उनको। नायक साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, अच्छा खासा सिंधिया स्कूल में पढ़ा रहे थे आप, तनख्वाह ठीक मिल रही थी, पैसा अच्छा था, एकोमोडेशन भी थी, तो क्या पड़ी आपको बुद्धल आने की? सर, मेरा जो अपनी, जैसे आपने बताया मेरी जॉब के बारे में, वो छोड़ने का और बुद्धल वापस आने का मेरा जो ये मकसद है वो एक ही है, क्योंकि मैं इस इलाका से बिलोंग करता हूँ जिसको पिछले 70 सालों से, चाहे कोई भी हुकूमत हमारी वहाँ पे रही हो, रियासती हुकूमत कोई भी रही हो या कोई भी एमएलए वहाँ से इलेक्ट होके आया हो, उन लोगों ने हमेशा से हमारे एरिया को, उनके लोगों को निगलेक्ट किया है। आप देखते हैं कि हमारा बुद्धल एक इतना वसी इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है जिसमें हर मज़हब, हर ज़ात के लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर ने ना तो वहाँ के एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना तो वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, ना तो लोगों की कोई पर्सनल, आप कहते हैं जैसे मान लीजिए, उन लोगों को ये भी पता नहीं होता हमारे लोगों को कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जिनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ सर। हमारा बुद्धल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 1938 में, जब ये इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी नहीं हुआ था J&K का, तब एक नियाबत थी। उसके बाद आज़ादी के बाद जब हमारा इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद से क्या हुआ कि हमारे वहाँ पे इसको तहसील का दर्जा दिया गया 1968 में, 1968 में। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज की वजह से क्या हुआ कि 1971 में बुद्धल से तहसील हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया कोटरंका में। तब से लेकर आज तक जो है हमारा बुद्धल में सिर्फ नियाबत है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर कि पिछले 2 साल से हमारी जो नियाबत का दफ्तर है तो वो भी खाली था। नायब तहसीलदार साहब जो है वहाँ पे बैठते ही नहीं थे। तो जब से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, मैंने वहाँ पे सड़क बंद की, पार्टी का भी प्रेशर था, तो एक ही दिन में जो है हमने वहाँ पे नायब तहसीलदार को जो है बुद्धल में ले आए। तो इसी मकसद के साथ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल कोई वर्क हुआ ही नहीं है, कोई भी काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मंजूर साहब, शाह फैसल भी यही जज्बा लेकर निकले थे, और ये जज्बा लेके जब निकले और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो हालात बने, उसके पेश नज़र जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो ढूंढते रहे कि भाई, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो मुझे कह रहे थे फैसल साहब आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। तो उन्हें नज़र आया कि वो पीछे तो कोई था ही नहीं, वो तो बेचारे तने तनहा थे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त लोगों का आपके तई क्या, लोग आपके तई क्या सोचते हैं? क्या नौजवान आपके साथ हैं? क्या लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई इस शख्स के अंदर कोई हमें उम्मीद और तवक्का नज़र आ रही है? क्या आपको क्या लगता है लोगों के रिस्पॉन्स? सर, जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात करें तो मैं जब से मैंने सियासत ज्वाइन की है तब से मैं बिल्कुल बैठा नहीं हूँ। हर दिन गरीबों से मिल रहा हूँ, गांव-गांव में जाकर लोगों की परेशानियाँ सुन रहा हूँ। और सबसे पहले बात कि मेरे जो गरीब अवाम है उसको हमारी फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला जो हमने काम किया है वो लोगों को उनकी बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किया है। फॉर एग्जांपल, हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं सर जिनको 70% ओल्ड एज जो लोग हैं उनको पेंशन्स लगी नहीं थी। हमारी जो बेवाएं बहनें हैं, माएँ हैं, उनको कभी किसी ने पेंशन के बारे में बताया ही नहीं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने उन लोगों की उनको पेंशन्स लगवाई हैं सर। उनको जितने भी गवर्नमेंट की बेसिक स्कीम, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ पे किसान हैं, उनको किसान सम्मान निधि के तहत हम रजिस्टर करवा रहे हैं। 4 महीने बाद उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। बीमा योजना 1-1 रुपये में हम उनकी करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये
मेरा ये मानना है कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं उनको कोई फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर या कोई सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी पे जो है उनको लेकर मैं आगे नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि सबके साथ के साथ सबका विकास होगा, सबका विश्वास जीतना है हमने। तो वो मंजूर साहब ये बताएं, जी। वो कुछ लोगों ने पिछले दिनों जब इंतखाबात हुए वादा ये किया था कि भाई आप हमें जितवाइए, हम आपको 370 वापस लेकर देंगे। अब जो आपके इलाके से आए हैं, तो क्या आप लोग कह रहे हैं उनको कि भाई आप फ़ौरन 370 वापस ले आइए कि वोट तो पड़ गया आपको? जी, दरअसल बात ऐसे सर कि ये हमारी रियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है कि जितने भी हमारे रियासत के सियासतदान हैं, उन लोगों ने हमारी जम्मू कश्मीर की जो मासूम जनता है, उनको सिर्फ पहले दफ़ा 370 और 35A को बचाने के लिए जो है वो नारे लगाते रहे और उनको लूटते रहे, उनसे वोट लेते रहे। और अब जब वो दफ़ा टूट गया, फिर भी उनका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अब वो बोल रहे हैं कि हम इसको रिस्टोर करेंगे, जो कभी होने वाला है नहीं। आपको मैं रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूं सर, हमारे एलजी साहब ने 28,500 करोड़ का एक जो है पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत लगभग 4.5 लाख जो जॉब्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे 4.5 लाख जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, अब उनको नौकरी मिलेगी। तो अब इस चीज़ से ये हो रहा है कि अब उन लोगों की जो दुकानें हैं सियासत की, वो बंद हो रही हैं। तो लिहाजा हमारे वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला है कि लोगों ने अब जो है उन लोगों को पता चल गया है कि देखो, ये सिर्फ वोट लेने के लिए हमें ज़ात पात के तौर पे बांटते हैं, वोट लेने के लिए हमें ये 370 को वापस लाने या 370 को बचाने की बात करते हैं। लेकिन आज मुद्दा जो है 370 का नहीं है, आज मुद्दा जो है वो है तरक्की का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का, प्रोग्रेस का। तो अब उसी मुद्दे को लेकर हम सियासत में आए हैं। हम कोई सेपरेटिज्म को लेकर, जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, हम जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं और हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर हम उनका इंसाफ दिलाएंगे। और जिन चीज़ों से हमारे इलाके के लोगों को, ख़ासतौर पर नौजवानों को, बुज़ुर्गों को जिन चीज़ों से महरूम रखा गया है, वो सब चीज़ें जो है अब उनको इंसाफ मिलेगा और उन सब चीज़ें जो है उनको अब मिलेंगी सर। मुझे मंजूर साहब एक चीज़ बताएं, जैसे आपने तो कहा कि इंसाफ मिलेगा, ये तमाम बातें हम अक्सर सियासी लीडरों से सुनते रहते हैं। ठाकर पूरन सिंह भी बड़े सालों तक इंसाफ बांटते रहे अपनी उसकी बुद्धल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि 70% लोग वहाँ पर ये हैं कि जिनकी विडो पेंशनें नहीं लगी हैं या जो बेचारे गरीब हैं उनकी पेंशन नहीं लगी है। तो मुझे ये बताइए, जो पहले साहब थे जो इतने सालों से इंसाफ बांट रहे थे, उनको नहीं नज़र आया कि भाई ये गरीब आवाम है और इस गरीब आवाम की ने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया है तो मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनकी विडो पेंशन और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जितनी भी केंद्र से स्कीमें आई हुई हैं, उन सभी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना ही तो मुझे लगता है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। वो आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं की, और क्या आपको लगता है आप ये कर पाएंगे या आप भी सिर्फ क्या कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं? सर, मैं तो आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत ही ये काम करने से की है प्रैक्टिकली। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं लोगों को वादे किए, मैंने कि मैं आपकी पेंशन्स लगवाऊंगा, आपको जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं मैं उनका आपको लाभ दिलाऊंगा। मैंने प्रैक्टिकली उनको जो है मैं लाभ दिला रहा हूं। बुद्धल में हमारे आधार कार्ड सेंटर पिछले 5 साल से नहीं था। बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने जो है वादे किए, क्योंकि हमारे वहाँ से जो है PDP के MLA जो है 2 बार इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन उनकी इतनी सिलेक्टिव डेवलपमेंटल अप्रोच थी कि बुद्धल की तरफ को भी उन्हें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बुद्धल से उनको वोट कम मिलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बुद्धल में आधार कार्ड सेंटर लाया है, मैंने बुद्धल में नायब तहसीलदार को लाया है। हमारा हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल था, वो पिछले कई सालों से सिर्फ 30% स्टाफ पे सर चल रहा था, लेकिन मैंने उसका 100% स्टाफ की जो वहाँ पे अटेंडेंस है आज बुद्धल में जाके आप देखिए, चाहे वो डेंटल सर्जन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक सर्जन हो, डॉक्टर हो, चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, इवन के पर्ची काटने वाला क्यों ना हो, पहले वहाँ पे नहीं बैठते थे, लेकिन अब अगर जाके आप देखते हैं वहाँ पे वो सब लोग आए हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन लोगों ने पहले सिर्फ ज़ात पात के तौर पे, मज़हब के बेसिस पे और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है उनको वोट लूटा है। हम कोई वोट की सियासत करने के लिए नहीं आए, हम तरक्की की सियासत करने के लिए आए हैं। हम पॉलिटिक्स करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, और मुझे मालूम है कि मेरे गरीब लोगों को जब उनकी पेंशन्स मिलेंगी, जब उनका बेसिक राइट्स मिलेंगे, सारे दफ्तर तहसील जो है वो बुद्धल में मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई इलेक्शन जीतने से भी जो है कोई रोक सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने सिर्फ बातें की हैं, हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। आखिर में मुझे ये बताइएगा मंजूर साहब कि आप भी नौजवान हैं, नौजवान ये पूछते हैं कि भाई ये 4G अभी तक क्यों नहीं आया। वो ये पूछते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज में हमें कुछ छूट मिली हुई थी, वो छूट BJP ले गई, ठीक है। नौजवान ये पूछता है कि भाई अलग अलग गवर्नर आते हैं, कोई कहता है 50,000 नौकरियां, फिर एक आता है वो कहता है लाख, फिर एक और आ रहा है वो कह रहा है 50,000, तो 2 लाख नौकरियां हैं वो सब आने वाली हैं। तो नौजवान ये पूछता है कि ये तमाम चीज़ें जो है इन पर कोई पेशरफ्त हो नहीं रही, और BJP कहती है कि हम तो बस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के चक्कर में हैं।
सर बात ऐसे तो जैसे आप हमारी आपको लाखों लोग देखते हैं, तो जब हमारी आप कोई भी न्यूज़ को कवर करते हैं आप देखते हैं कि लाखों लोग लाखों व्यूज़ कैसे मिलते हैं आपको। इसका मतलब हमारा उतना इंटरनेट तो चलता है कि जो आपकी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। एक तो बात ये बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे, अगर आप फेसबुक चलाएंगे तो कोई भी वीडियो आप ईजिली देख सकते हैं, है ना। फिर भी जो रिस्ट्रिक्शन लगी है मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि 4G देश की सिक्योरिटी से, देश की इंटेग्रिटी से कभी बड़ा नहीं है सर। तो जहाँ पे बात देश की सिक्योरिटी की आती है, दुखी आप भी हैं कि 4G नहीं है। सर वो तो हर एक इंसान चाहता है कि भाई 4G होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो देखना है, देश है तो हम लोग हैं। अगर देश ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से? आप देखते हैं कि इसकी वजह से हमारे, अगर आप रेट देखेंगे, पिछले वायलेंस का रेट देखेंगे, मिलिटेंट अटैक का रेट देखेंगे, तो आपको बहुत ही, मैं कहता हूँ 0.01% आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमें उतनी छूट ज़रूर दे रखी है कि हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई भी चाहे कोई भी चैनल देख रहे हो, IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आराम से उसकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो उतना इंटरनेट जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ हमारे पास अवेलेबल है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जैसे जैसे सिक्योरिटी की जो हमारी एजेंसीज हैं, जब उनकी तरफ से इनपुट, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई गोलमाल है जी, ये कोई आप जियो फाइबर वाले की मदद कर रहे हैं कि फिलहाल घर घर जियो फाइबर लग जाए, जब लग जाएगा फिर आपको 4G दे देंगे। सर मुझे तो नहीं लगता, हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में तो आज तक किसी ने जियो फाइबर लगाया नहीं है। तो ये कहने की बात ये है, जैसे कांग्रेस ही कहती है कि जी भाजपा जो है एक कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो क्यों कहती है? अपोजिशन को तो कोई ना कोई मुद्दा मिलना चाहिए बोलने के लिए, लेकिन उनकी आपकी किस्मत अच्छी है कि अपोजिशन को मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन लीडर कोई नहीं है। तो वो तो है, लेकिन मुद्दे भी नहीं है सर, मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि वो सिर्फ जो है खोखली बातें करते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कांग्रेस की, तो आपको मालूम होगा कि उनने कभी भी माइनॉरिटीज़ के लिए कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जो माइनॉरिटी का हमेशा जो है ढिंडोरा पीटते रहते हैं। आप मुझे एक भी स्कीम बता दीजिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जिसमें किसी माइनॉरिटी को या किसी जो मतलब जो अंत्योदया है, जो गरीब लोग हैं, वीकेस्ट, या जो सबसे गरीब शख्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के सबसे लास्ट कोने में जो शख्स खड़ा है, कि उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने हज़ारों ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, हज़ारों ऐसी स्कीम्स बनाई हैं कि जिनकी वजह से वो लोग जो है आज मेन स्ट्रीम में जो है वो लोग आ रहे हैं। मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपको कहना चाहता हूं सर कि UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में कम से कम 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के आए हैं, और वो मेन स्ट्रीम में आए हैं वो लोग। तो ये क्या है? यही दर्शाता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट, कितनी स्ट्रांगली कमिटेड है लोगों के वेलफेयर के लिए और पूरेस्ट ऑफ द पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक। हमने इनसे ज़रूर पूछा कि 4G का क्या हुआ, ये हमें UNDP ले गए। तो कोशिश करेंगे। मंजूर नायक एक नौजवान हैं, ये सिंधिया स्कूल से अपनी नौकरी छोड़कर बुद्धल में मेहनत कर रहे हैं। इनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरीके से बाकी नौजवानों को भी कोशिश ये करनी चाहिए, आप अपने अपने हलके में और ख़ासकर अपने इंतखाबी हलके में आप कोशिशें करिए। आप बदलिए उस निज़ाम को, आप बदलिए उस सिस्टम को जिस सिस्टम ने सिर्फ वोट मांगना सीखा है, वोट मांगने के बाद लोगों की खिदमत करना, जिस सिस्टम को न पता है न जिनकी समझ है। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचना शुरू करें तो।